आदाब नाजरीन, कश्मीर एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अब्बास मेहदी। पेश करेंगे रियासत के तीनों खित्तों की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। वजीर आला महबूबा मुफ्ती के बरखिलाफ बोले नायब वजीर आला, कहा बंदूक के साए में बातचीत बेमानी। वजीर दाखिला के बयान से बौखलाए पाकिस्तान ने फिर से की सीज फायर की खिलाफ वर्जी। आम शहरियों को निशाना बनाकर किए गए बुज़दिलाना हमले में एक शख्स की मौत, 2 जख्मी। मजहबी फरीजे की अदायगी के लिए साबिक मिलिटेंटों के पासपोर्ट जारी करने का नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया मुतालबा। वजीर आला ने कहा बिना जांच के नहीं जारी किए जाएंगे पासपोर्ट। कठुआ में मासूम बच्ची के मर्डर केस मामले में अहले खाना का इल्जाम, कहा मुलजिमों को बचाने की हो रही है कोशिश। एहतजाज और मुजाहरों का दौर जारी। और इख्तिताम पजीर होने को है चिल्ले कला, सयाह नहीं उठा पा रहे हैं जमकर लुत्फ। रास्ता बंद होने की वजह से सोनमर्ग न पहुंच पाने वाले सयाहों में मायूसी। और अब देखते हैं खबरें तफसील से। पाकिस्तान अपनी इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों से बाज नहीं आ रहा है। गुज़िश्ता 5 दिनों से इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी पर पाक रेंजर्स की जानिब से फायरिंग हो रही है। पीर की रात भी पाकिस्तान ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर भारी गोलीबारी की। अखनूर सेक्टर में हुई फायरिंग में एक मकामी शहरी की मौत हो गई, जबकि 2 शहरी जख्मी हैं। इस तरह पाक फायरिंग से अब तक 12 अफराद शहीद हो चुके हैं। वहीं आरएसपुरा सेक्टर में भी पाकिस्तानी रेंजर्स ने फायरिंग की। फायरिंग से मकामी आबादी खासी परेशान है। हिंदुस्तानी नौजवानों ने भी पाक फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया है। और पाक फायरिंग में जख्मी हुए गोपाल शर्मा नामी एक नौजवान ने भी दम तोड़ दिया। गोपाल कानाचक में हुई शेलिंग के दौरान जख्मी हो गए थे। सदमे से उमरने की कोशिश कर रहे गोपाल के अहले खाना का इल्जाम है कि अस्पताल में बेहतर इलाज की सहूलियत न होने के सबब मौत वाक़ई हुई। वहीं सरहद पर वाक़े आरएसपुरा और सुचेतगढ़ सेक्टर में शेलिंग और फायरिंग से लोगों का बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है। गुज़िश्ता 4 दिनों से किसान अपने खेतों पर भी नहीं जा पा रहे हैं। एकाध किसानों ने खेत पर आने की हिम्मत तो की, लेकिन अंदर से वो सहमे हुए हैं। जी सलाम ने आरएसपुरा सेक्टर में ऐसे ही कुछ किसानों से बात की। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, घर से बाहर निकलना भी बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे खेतों में काम करना पाना, घर में गाय वगैरह रखी हुई तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। खेत में आ नहीं पाते क्योंकि क्या पता बॉर्डर के पास है कब फायरिंग शुरू हो जाएगी। बड़ी प्रॉब्लम है, घर वालों को भी टेंशन होती है, घर से बाहर निकलने नहीं देते। कि जब थोड़ा माहौल ठंडा होता है हम जल्दी से बाहर आके अपना काम खत्म करके फिर से घर में चले जाते हैं। सर रात को 10 बजे से फायरिंग स्टार्ट हुई है। बहुत ही बॉर्डर के एरिया में आगे तो बहुत ही चल रही है। इंजन भी बहुत हो रही है, भैंसें भी बहुत इंजन हो रही है। जो घर में तो कोई है नहीं अभी फिलहाल, सभी कैंपों में है। तो जो कहीं अपने रिश्तेदारों के घर पे है, कहीं ऐसे टाइम पास कर रहे हैं लोग, तो दिक्कत तो बहुत है। बैनुल अक़वामी सरहद के करीब अरनिया सेक्टर में भी खासा नुकसान हुआ है। घरों के अंदर तक गोले गिरे हैं, कहीं छत गिरी तो कहीं दीवार। लोग दहशत में हैं। जानी नुकसान से बचने के लिए लोगों ने खुद ही बंकर का इंतजाम किया है। एक ऐसे ही बंकर के पास पहुंची जी सलाम की टीम, जो सरहदी इलाकों की सूरत हाल पर नजर बनाए हुए है। अभी हम मौजूद हैं इंटरनेशनल बॉर्डर पे है। अभी कल रात को ही यहाँ पे पाकिस्तान की ओर से शेलिंग और फायरिंग की गई है। अभी रुक रुक के जो है इस सेक्टर में जो है फायरिंग की आवाज़ें आई हैं। अभी हम एक बंकर के पास हैं। ये हमारे पास बंकर है जो है यहाँ ये बंकर्स थोड़ी थोड़ी दूर के ऊपर बनाए गए हैं, जहाँ पे जो लोग हैं, जो आसपास रहने वाले लोग हैं,
वो रात को इन्हीं बंकरों में आ जाते हैं। हालांकि बहुत कम जगह है इसके अंदर, लेकिन जो जान बचाने के लिए ये गांव वालों का एक सहारा है यहाँ पे। ये सामने जो है वो पाकिस्तान का जो है बॉर्डर है, यहाँ से जो है चौकियाँ भी नज़र आती हैं। उसी तरफ से जो है इस इलाके में जो है इंटरनेशनल बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है, वहाँ पे शेलिंग की जाती है, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ है, ना बल्कि मवेशियों का बल्कि लोगों के जान माल का भी काफ़ी नुकसान हुआ है। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, इंटरनेशनल बॉर्डर, जम्मू। और वजीर आला महबूबा मुफ्ती के बरखिलाफ नायब वजीर आला डॉक्टर निर्मल सिंह पाकिस्तान के साथ बातचीत के हक में नहीं है। जी सलाम से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बंदूक के साए में बातचीत बेमानी है। डॉक्टर साहब, बॉर्डर पे सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, और जहां हमने देखा कि आप खुद भी इलाकों में गए, कैसे इस चीज़ को रोका जा सके? आपका अलायंस पार्टनर कहता है कि डायलॉग को पिच करना होगा, सागर साहब कहते हैं कि डायलॉग के बगैर कोई मीनिंगफुल एक्सरसाइज नहीं होगी। तो डायलॉग के लिए पीटीपी और बीजेपी क्या कुछ कर रहा है? देखिए, डायलॉग जहां बात है, जहां तो इंटरनल स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे के लिए जो है इंटरलॉक्यूटर तय हुए हैं और वो मिल भी रहे हैं, अभी भी वो आए हुए हैं। जहां तक पाकिस्तान के साथ डायलॉग की बात है, किससे डायलॉग करें? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जिस तरीके से लाहौर जाके एक जेस्चर दिया, और हमें क्या मिला? हमें पठानकोट मिला, हमें उड़ी में जो उन्होंने हमारे जो बैट एक्शन हुआ जिसमें हमारे फौजियों को शहीद कर दिया गया, तो अगर वो हम पर फायरिंग करता है, मैं अभी परसों पूछ रहा था बीएसएफ के लोगों से, जो अफसर से पूछ रहा था, कहते हैं कि हमारी टीम जो डेट तय हुई थी शायद 21 या 22, क्या हमने बैठ के बातचीत करनी थी, उन्होंने 18-19 को शुरू कर दिया काम। तो ऐसे लोगों से क्या बातचीत करें? और बंदूक के साए में बातचीत नहीं होती। पाकिस्तान को ये जो है बंद करना पड़ेगा, और हम हमेशा तैयार हैं बात करने के लिए, लेकिन बंदूक के साए में और मोटर्स के जो है साए में बातचीत होने की पॉसिबिलिटी नहीं। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल, जो बॉर्डर पे सेना के जवान मारे जाते हैं या आम नागरिक जो इस वक्त परेशानी में है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं? ठीक है, बातचीत नहीं होगी, बंदूक के साए में बातचीत नहीं होगी, लेकिन जो अपना नुकसान इसमें हो रहा है, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए ताकि इस नुकसान से फिलहाल बचा जा सके? देखिए, नुकसान हो रहा है, जान माल का हो रहा है, हमारे आम लोग जो है शहीद हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, हमारे जो है औरतें शहीद हो रही हैं, हमारे जवान जो हैं सुरक्षा बल के फौज के शहीद हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा नुकसान है। मैं उनके साथ सभी को मैं अपनी श्रद्धांजलि भेंट करता हूँ। लेकिन सरकार जो है इस सभी को डील करने के लिए जो हमसे हो सकता है हम कर रहे हैं। हमने रिलीफ कैंप्स बनाए हुए हैं, हमने जो है अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो उनको जो रिलीफ दिया जा सकता है उसका अनाउंसमेंट की है, जिसमें अगर किसी की भैंस मर जाए, किसी का जो घोड़ा मर जाए, उसके लिए भी रिलीफ दिया है। आम लोगों के लिए 5 लाख रुपया का हम जम्मू कश्मीर की सरकार दे रही है, जो जिनकी डेथ हो जाती है। जहाँ जो डिसेबल होते हैं उनको 75,000 है, उनकी जो है जो उनका इलाज है वो हम मुफ्त कर रहे हैं। उनके खाने का, पीने का, रहने का प्रबंध हमने रिलीफ कैंप्स में किया है। हम तो अपनी तरफ से कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तक गोलाबारी रोकने की ज़रूरत है, जो बात है उसके लिए सरकार तो जाके उसको फोर्स नहीं कर सकती। हम तो अपने तरीके से जो है कोशिश करते हैं, केंद्र सरकार भी करती है, लेकिन अगर वो गोले बरसाएगा तो उसको जवाब गोलों से मिलेगा। लेकिन सवाल ये है कि जब तक आप बातचीत नहीं करेंगे तब तक ये जो आम लोगों की जिंदगी है इनको कैसे बचाया जा सके। अशरफानी के साथ सईद तजम्मुल, जी मीडिया, असेंबली सेक्रेटरीट, जम्मू। और बारामूला में पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ है। हमले में एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ। मिलिटेंटों ने पुलिस स्टेशन को निशाना बनाया है। यह बड़ी खबर है, बारामूला से आ रही है। बारामूला में पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ है। हमले में एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ है। मिलिटेंटों ने पुलिस स्टेशन को निशाना बनाया है। बारामूला से यह बड़ी खबर आ रही है। पुलिस स्टेशन पर मिलिटेंटों ने हमला किया है। इस हमले में एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ है। बारामूला से यह बड़ी खबर आ रही है। बारामूला में पुलिस स्टेशन पर मिलिटेंटों ने हमला किया है। हमले में एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ है। हम आपको बता दें कि बड़ी खबर बारामूला से आ रही है। बारामूला में पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ है। मिलिटेंटों ने हमला किया है। इस हमले में एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ है। मिलिटेंटों ने पुलिस स्टेशन को निशाना बनाया है। सोचने वाली बात है कि जब पुलिस स्टेशन मिलिटेंटों के हमले की जद में है तो आम लोगों की हिफाजत का क्या इंतजाम होगा वादी में।
बारामूला से यह बड़ी खबर आ रही है, मिलिटेंटों ने पुलिस स्टेशन पर हमला किया है। हमले में एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ है। एक बार फिर हम आपको बता दें कि बारामूला से बड़ी खबर आ रही है। बारामूला में मिलिटेंटों ने पुलिस स्टेशन को निशाना बनाकर हमला किया। इस हमले में एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ है। और इस बीच सरहद पर मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कांग्रेस की एक टीम ने आरएसपुरा और सुचेतगढ़ सेक्टर का दौरा किया। जी सलाम से बात करते हुए रियासती सदर गुलाम मीर ने मुतासिर लोगों के फौरी तौर पर सरकारी इमदाद देने का मुतालबा किया। अभी हम मौजूद हैं, यहाँ एक कैंप बनाया गया है जहाँ पे जो सरहद के रहने वाले लोग हैं उनको रखा गया है। आज कांग्रेस की एक टीम उनसे मिलने यहाँ पहुँची है और जीए मीर साहब जो स्टेट प्रेसिडेंट है कांग्रेस के मतलब मौजूद हैं। सर क्या कहाँ किस एरिया में जायजा लिया और क्या देखा आपने? देखिए, कल थोड़ा सा राहत हुआ इसमें फायरिंग्स में, तो आज सुबह से हम गांव सही से लेकर जितना भी ये बॉर्डर एरिया है जो इफ़ेक्ट हुए हैं, करीब 1 दर्जन से ज़्यादा गांव हम लोगों ने टच किए, जहां या तो डेथ्स हुए हैं या तो डिस्ट्रक्शन हुआ है। प्रॉपर्टी लॉस तो बहुत है और फिर मवेशियों का नुकसान है लोगों का, मतलब हंड्रेड्स में डेथ्स हुई है। और हमने तकरीबन कोशिश की कि जहाँ पर ये इंसानी नुकसान हुआ था उन सारी जगहों पर हमने हाजिरी दी। और कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि ये अफसोस वाली बात है। सर अब आपने जायजा लिया है, क्या आप इसको आगे क्या रिपोर्ट करेंगे, क्या सरकार पे दबाव डालेंगे? डेफिनेटली, जब एक पॉलिटिकल पार्टी कंसर्न रखती है लोगों के साथ में तो कहीं ना कहीं उस आवाज़ को उठाया जाएगा। इस विजिट के बाद में हमें क्लियर कट पता चला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का भी टोटल फेलियर और स्टेट तो टोटली इनविजिबल है। यूं तो 1972 से लेकर 2014 तक जितने भी इंसिडेंट्स हुए उससे कई गुना ज़्यादा 2014 से लेकर आज के डेट तक है, जिसमें कैजुअलिटीज़ रिपोर्टेड ज़्यादा है, सिविल कैजुअलिटीज़। और उसके बाद में जो लोगों की घबराहट है, जो लोगों का टेंशन है, अगर 10 लोगों की जाने गई मगर 10,000 से 40,000 से लोग ज़्यादा परेशानी में, घरों से बाहर हैं, प्रॉपर्टी छोड़ के अनसर्टेनिटी का शिकार हैं। ऐसे में लोगों की भी डिमांड यही है और हमारी भी एज ए पॉलिटिकल पार्टी यही डिमांड है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इनिशिएटिव लेने चाहिए। क्या आपका इशारा है कि बातचीत करनी चाहिए? क्या आपका? मेरा मतलब यह है कि एक सरकार की जिम्मेदारी होती है सबसे पहले लोगों की मालो जान की हिफाजत। जो सरकार मालो जान की हिफाजत देने में ही नाकाम है वो उनकी जिम्मेदारी है, वो किस तरह से करे। बातचीत नहीं करना चाहते हैं, यहाँ नहीं करना चाहते, बैंकॉक में जाकर करते हैं, लोगों को धोखा देते हैं कि हम टेरर और टॉक्स साथ साथ नहीं चलाएंगे। अगर टेरर और टॉक्स नहीं चलाएं तो बैंकॉक में कौन सी बिरयानी खाने गए थे? तो इसलिए वो उन पर हम छोड़ रहे हैं, वो जो भी तरीका करें। हमें अपने रियासत जम्मू कश्मीर में शांति चाहिए, हमें लोगों की सुरक्षा चाहिए। हमारे लोग इस तरह से मौसूम तरीके से खामखा में जान ना गंवा बैठे। छोटे बच्चे, बुजुर्ग लोग, कमाई करने वाले लोग, जानवरों का नुकसान, प्रॉपर्टी का नुकसान, कौन इसकी भरपाई करेगा? तो ये थे जीए मीर जिन्होंने आज कांग्रेस की एक टीम के साथ जायजा लिया है सभी गांवों का जो खासकर बॉर्डर इलाके में है। और उनका कहना है कि एक स्टेट गवर्नमेंट का तो फेलियर है ही है, लेकिन इसके साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका भी एक फेलियर है, क्योंकि वो लोगों के जान माल की सुरक्षा करने में विफल साबित हुई है। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया, जम्मू। और ये तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं, ये इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के खिलाफ जो ऑपरेशन किया था उसकी तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें आप सीधे देख सकते हैं। भारतीय फौज ने पाकिस्तान पर जो हमला किया था उस हमले की ये तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये ताजा तरीन तस्वीरें हैं। पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर की खिलाफ वर्जी की जा रही है। पिछले साल 780 बार सीज फायर की खिलाफ वर्जी की गई और लगातार उसकी नापाक हरकतों और करतूतों के खिलाफ
भारतीय फौज का यह बड़ा एक्शन, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। भारतीय फौज ने पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाई की है, जो ऑपरेशन किया है, उसकी सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर की खिलाफ वर्जी की जाती रही है, जिसके जवाब में भारत ने जो ऑपरेशन अंजाम दिया, जो कार्रवाई की, उसकी तस्वीरें हैं। लगातार और मुसलसल हो रही पाक गोलाबारी से तकरीबन 40,000 लोग अपने घरों से हिजरत कर चुके हैं। इन लोगों को मुख्तलिफ कैंपों में ठहराया गया है। इन कैंपों का जायजा लिया हमारे जम्मू के प्रिंसिपल करेस्पॉन्डेंट राजन वैद ने। अभी हम आरएसपुरा सेक्टर में हैं। यहाँ एक जो है कैंप लगाया गया है, जिसमें खासकर जो सरहदी इलाकों से पलायन करके लोग आए हैं उनको यहाँ रखा गया है। आरएसपुरा सेक्टर का इलाका है। हमारे साथ कुछ जो है लेडीज मौजूद हैं। आप किस इलाके से हैं और क्यों आप यहाँ आके, कितनी फैमिलीज जो हैं आपके गाँव की यहाँ आ चुकी हैं? हम गांव अब्दाल से हैं और हमारे गांव में बहुत ज़्यादा फायरिंग चल रही है, तो हम जो हमारा गांव सारा खाली कर दिया आर्मी वालों ने, बोला कि आप पीछे चलो। इसलिए हमारे बच्चों की ज़िंदगी भी बर्बाद हो रही है, इसलिए हम जहां पे आके बैठे हुए हैं। यहाँ क्या सहूलियत आपको दी गई है? जहां तो हमें खाना मिल रहा है और सोने के लिए बिस्तर भी मिल रहा है, सब कुछ अच्छी तरह मिल रहा है। अभी आपसे बात करेंगे। आप किस गाँव से हैं और यहाँ कब से हैं और कितने फैमिलीज आपकी जो है पीछे आ गई हैं? हम भी अब्दाल गांव के हैं और मेरी छत पे पहला नंबर मेरी छत पे गोला पड़ा और हम सब अंदर थे। बड़ी मुश्किल से बच्चे मेरे बचे हैं। 1 मिनट का ही फासला था, जब बच्चे अंदर घुसे ही हैं तो इतनी देर बम पड़ गया। जो ऊपर मेरे छत पे सामान था ना, पक्का गार्डर था पहला लोहे का, उस पे ही गिरा। उस गार्डर ने मेरे बच्चे बचा लिए। इस वक्त गाँव में कैसा माहौल है आपके? और बिल्कुल ही खराब माहौल है, कोई भी उधर खड़ा नहीं रहता। तो आप जब तक माहौल अच्छा नहीं हो जाता तब तक आप यहीं रहेंगे? हाँ, हम इधर ही रुके रहेंगे। हमारे साथ कुछ और भी महिलाएं हैं। आप कहाँ से हैं और कितना नुकसान हुआ है आपका पीछे, और यहाँ पे आपको क्या सहूलत दी गई है? चंदूचक्कू गांव में आए हैं, उधर से बहुत फैर हो रही है और गोली निकल के इधर से आए हैं और इधर खाना भी इधर ही आए हैं। बच्चे के अपने पीछे छाड़े ने आप इधर आए हैं। गोलियाँ भी बहुत फैर हो रहा है, 2 फैर हो रहा है। हाँ, रात को बहुत मुश्किल कटी है और सुबह के इधर ही आए हैं बच्चे छाड़ के अपने। 2 कार जो है गोलियां में बैठे हुए। कितना मुश्किल है यहाँ अपना घर बार छोड़ के यहाँ बैठे? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप घर बार छोड़ के इधर ही आए हैं, फैर गोलियां राती पूरा सुते नहीं, सुबह के इधर आए हैं। हाँ, तो आप देख सकते हैं किस हालात में यहाँ पीछे कैंप में आए हैं। सभी जो अग्रिम गांव हैं, खासकर चौकियों के साथ सटे हुए हैं जीरो लाइन पे, वहाँ पे इनका गांव है और काफ़ी तबाही मची है इनके गांव में, जिसके बाद प्रशासन ने इनको यहाँ कैंप में लाया गया है। यहाँ इनको सभी प्रकार की जो सुविधाएं हैं खाने पीने की, वो मुहैया करवाई गई हैं। छोटे छोटे बच्चे भी इनके साथ हैं। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। और लगातार हो रही गोलीबारी से कारोबार पर भी खासा असर पड़ा है। अरनिया की ज्यादातर दुकानें आज भी बंद रही। जी सलाम ने दुकानदारों से बात कर उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश की। अभी हम मौजूद हैं अरनिया बाजार में, सभी दुकानें बंद हैं। एक तरह से यहाँ पे दहशत का माहौल बना हुआ है। दुकानदार कुछ हमारे साथ था। क्यों ये दुकानें बंद हैं? इधर बहुत शेलिंग हो रही है, 2-4 दिन से लोग बहुत परेशान हैं, तो इसलिए जहाँ दुकानें बंद हुई हैं। बाजार में कितने आके शेल फटे हैं? अनगिनत, इसका तो कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। जहाँ हम इस वक्त खड़े हैं, क्या यहाँ पे कितने शेल गिर चुके हैं अब तक? इस वक्त शाम को इधर कम से कम भी 20 से 25 शेल गिरे हैं रात को। कितना नुकसान आपकी दुकानों का हुआ है इससे? इससे जानी नुकसान तो फिलहाल कुछ नहीं है, क्योंकि लोगों ने सेफ्टी के लिए पीछे चले गए थे, पर इधर माली नुकसान बहुत हुआ है। हाँ। तो आप भी दुकानदार हैं, आपका कितना नुकसान हुआ है यहाँ पे? जी, बहुत नुकसान हो गया हमारा। तो आप देख सकते हैं दुकानदार हैं, हालांकि ये इस माहौल में अभी दुकानों के पास खड़े हैं, लेकिन किसी ने भी दुकान नहीं खोली है, क्योंकि इनका कहना है कब पाकिस्तान की ओर से शेलिंग शुरू हो जाए इसके बारे में कुछ पुख्ता तौर से कहा नहीं जा सकता, जिसके चलते एहतियातन इन्होंने अपनी दुकानें बंद रखी हैं और जो एक डर का माहौल है, दहशत का माहौल है इस इलाके में बना हुआ है। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। उधर डीआईजी बीएसएफ हरमिंदर सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान की बुज़दिलाना कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।
हीरानगर में जी सलाम से बात करते हुए डीआईजी ने कहा कि बीएसएफ पाक के जारहाना अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने देगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पिछले काफी दिनों से तनातनी बनी हुई है, काफी दोनों तरफ से काफी बमबारी हो रही है। आंका जा रहा है कि दोनों तरफ का काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है। इस समय हमारे साथ डीआईजी बीएसएफ है जो बात करेंगे, आज के हालात के बारे में बताएंगे। सर बताइए कि क्या सिचुएशन है आज की? देखिए, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। कभी न कभी किसी न किसी रूप से वो किसी भी वेपन से अपने हिसाब से फायर करता रहता है, लेकिन हमारे जवान हर एक मोर्चे के ऊपर उनका जवाब दे रहे हैं। जिस चीज़ की उन्हें ज़रूरत है उन्हें प्रोवाइड की जा रही है और उनका मनोबल बहुत ही ऊंचा है इस मामले में। और आज देखा है आपने, हमारे जो श्री सतपाल जो डिप्टी कमांडेंट थे, जो शहीद हुए थे 1994 में, उनकी पत्नी यहाँ पे आई हुई है और इस बीओपी का नाम उनके श्री सतपाल जी के नाम पे रखा गया है। तो ये और भी उनके हौसलों को जो है ऊंचा कर रहे हैं। सर, जवानों का मनोबल किस तरह से ऊंचा हुआ है और जो सीमावर्ती गांव हैं वो भी काफ़ी सराहनीय है, काफ़ी आपका सहयोग कर रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हमारे जवानों का मनोबल ऊंचा इसलिए है कि उन्हें किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत है उसको पूरा किया जा रहा है और वो इसके लिए ट्रेंड है और वो उसे अपनी ट्रेनिंग के अनुसार और अपने पूरे हथियारों के साथ हर एक चीज़ का जवाब दे रहे हैं। तो इसलिए उनका मनोबल ऊंचा है और साथ में हमारा अपना नुकसान ना हो जान माल का, अपने गांव का, हमारे जो गांव वाले हैं वो पूरी तरह से हमारा सहयोग दे रहे हैं। इसलिए इस इलाके में कोई भी जान माल की हानि नहीं हो रही है। ये थे हमारे साथ डीआईजी बीएसएफ जिन्होंने बताया कि सुरक्षा बलों का मनोबल काफ़ी ऊंचा है और वो ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं। सांबा से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर निश्चंत सिंह, जी मीडिया के लिए। उधर पुलवामा के पंपोर में फौज की गाड़ी को निशाना बनाकर मुश्तबा मिलिटेंटों ने ग्रेनेड से हमला किया। इस हमले में एक शख्स के जख्मी होने की खबर है, जबकि आसपास की कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। सिक्योरिटी अफवाज ने पूरे इलाके को घेर लिया और तलाशी मुहिम शुरू कर दी। यहां वक्त हो गया एक मुख्तसर से वक्फे का, लेकिन वक्फे के बाद भी कश्मीर एक्सप्रेस जारी रहेगा। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है कश्मीर एक्सप्रेस में। रियासती सरकार ने वाज़ेह कर दिया है कि साबिक मकामी मिलिटेंट्स को पासपोर्ट फराहम करने का मामला मुनासिब जांच के बाद ही ज़ेर गौर लाया जा सकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की रुकन शमीमा फिरदौस ने असेंबली में हज और उम्रे की अदायगी के लिए पासपोर्ट फराहमी का मामला उठाते हुए ये जानना चाहा कि हुकूमत इस सिलसिले में क्या इक़दामात कर रही है। वजीर आला ने तहरीरी जवाब में बताया कि अगर मकामी तरबियत याफ्ता जंगजू ने खुद सुपुर्दगी की है या फिर उसे अदालत ने बरी किया तो उसकी मौजूदा सरगर्मियों की मुनासिब जांच के बाद ही इस मामले पर गौर किया जा सकता है। असेंबली में आज वादी में बिजली सप्लाई के नाकिस निजाम पर जोरदार हंगामा हुआ। इस मुद्दे को लेकर सरकार को हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ साथ अवाम की भी नाराजगी झेलनी पड़ी। नायब वजीर आला डॉक्टर निर्मल सिंह ने कहा कि सरकार पावर सेक्टर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर तवज्जो दे रही है। जी सलाम से बात करते हुए उन्होंने लोगों से भी ताउन की अपील की। पावर का जो क्राइसिस कश्मीर वैली में बहुत ज्यादा चल रहा है, तो क्या किस तरह से इंप्रूव किया जा सकता है? देखिए, क्राइसिस तो है और उसको ठीक करने के लिए हम पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। 3 सालों में जब से हमारी सरकार आई है काफ़ी कुछ, चाहे वो ट्रांसमिशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। लेकिन एक बात समझनी होगी, कश्मीर की बात आपने की है, कश्मीर में जो अनरिस्ट्रिक्टेड जो डिमांड है 1900 मेगावाट की है। अभी हम 1180 मेगावाट सप्लाई कर रहे हैं और कभी जो है अनशेड्यूल्ड कट्स होते हैं क्योंकि वहाँ जितना उसकी लोग जो हैं उसको यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा जो है सिस्टम के ऊपर भी जो है उसमें प्रेशर आता है, उसके कारण कई बार अनशेड्यूल्ड कट्स भी आते हैं। लेकिन जो है क्योंकि अनरजिस्टर्ड जो है काफ़ी ज़्यादा हैं लोग हैं और डिमांड बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर जो है 1100 जो है जैसे कहा मैंने 80 के लगभग कर रहे हैं और 700 हमारी रजिस्टर्ड डिमांड है। ये कश्मीर की बात है। तो इसके कारण जो है लोगों की
कोऑपरेशन की ज़रूरत है। हम सिस्टम को ठीक कर रहे हैं, हम ट्रांसमिशन को, सब ट्रांसमिशन को भी ठीक कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, जो विधायकों की डिमांड है, एमएलएज की डिमांड है, अगर देखा जाए तो कह रहे हैं कि दरबार मुँह जाता है बिजली अपने साथ लेके जाते हैं। ये एक आम कहावत है कश्मीर में। लेकिन जो इस साल कश्मीर में पावर कट्स लगे हैं, मुझे लगता है कि हिस्ट्री में इतने नहीं देखे। इसकी क्या वजह है? गाँव देहात में तो है ही नहीं। देखिए, मैं आपसे एग्री नहीं करूँगा। इस बार लगभग 50 मेगावाट बिजली हम ज़्यादा सप्लाई कर रहे हैं, जो लग जाए से सेविंग किया, इजाफा किया हमने। दूसरी बात है कि दरबार जाता है और बिजली चली जाती है। अरे भाई, गर्मियों में वैसी समस्या जम्मू में रहती है। कश्मीर में क्योंकि ये डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इस कारण से वहाँ पर ओवरलोडिंग होती है, जिसके कारण दिक्कत आती है। इसके साथ दरबार के साथ जोड़ना, जम्मू और कश्मीर के साथ जोड़ना, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। सिस्टम में कमियां हैं, उसको हम ठीक कर रहे हैं। हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ट्रांसमिशन के लिए सारे प्रोजेक्ट्स हैं, सारे बने हुए हैं। अल्टीमेटली डिपार्टमेंट बड़ी जो है मेहनत के साथ उनको लागू कर रहा है, और ये सारा 70 साल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको ठीक करने के लिए थोड़ा वक्त तो लगेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से लोगों से ये अपील करूंगा, आप हमें कोऑपरेट करिए, और कम से कम जो है, जो AT&C लॉसेज है, जो चोरी है, उसमें भी रोकने की कोशिश करें, और उसमें भी हमारी मदद करें, तो हम सिस्टम को ठीक करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू। डॉक्टर निर्मल सिंह रियासत के नायब वज़ीर आला बात करते हैं जम्मू कश्मीर में बिजली सिनेरियो पर। वाज़ेह है कि कश्मीर घाटी में बहुत बिजली की खपत है, बहुत कमी है लोगों को। शोबे ज़राअत और उससे जुड़े दीगर इदारों की तरक्की के लिए हुकूमत मुख्तलिफ इक़दामात पर अमल पैरा है। जी सलाम से बात करते हुए वज़ीर ज़राअत गुलाम नबी लोन ने कहा कि फसलों की पैदावार बढ़ाने, किसानों के लिए मार्केटिंग के बेहतर मौके, बासमती, ज़ाफ़रान, आलू और टमाटर की खेती को फरोग़ देने के लिए हुकूमत मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। आपको बता दें कि जुमे को 23 अरकान असेंबली ने ज़राअत महकमे से जुड़ी बहस के दौरान सरकार से मजीद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के क़याम, खेती के जदीद तरीक़ेकार का इस्तेमाल, खाद और बीज की वक्त पर फराहमी का मसला उठाया था। रियासत में एग्रीकल्चर की बात करें तो कहते हैं कि इक़्तिसादियात की जो हमारी बेहतरी हो सकती है वो सिर्फ ज़राअत से की जा सकती है, टूरिज्म उसके बाद आता है। सीधे चलते हैं, हमारे साथ वज़ीर ज़राअत गुलाम नबी लोन हाजुरा साहब हमारे से मौजूद हैं। हाजुरा साहब, आपकी बार ज़राअत में जो बजट में ख़ास चीज़ रखी गई थी, क्या कुछ था जो किसानों को राहत मिल सकती है? देखिए, आपको मैं एक बात बताऊँगा कि पहले तो हमने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं पिछले साल में, दिस ईयर फाइनेंशियल ईयर। तो उसमें एक तो हमारा था जो हमने क्लस्टर्स बनाए, वेजिटेबल क्लस्टर्स बनाए, हमने बासमती क्लस्टर हमने बनाया, एपीकल्चर क्लस्टर बनाए कुपवारा और रामबन में। इसी तरह से मशरूम कॉरिडोर बनाया हमने। तो इसमें हमने ये इनिशिएटिव जो लिए हैं, इसमें काफ़ी हमने काम किया है, बड़े पैमाने पर काम किया है। इस तरह सेरिकल्चर हमारा एक सेक्टर है, उसमें भी बड़ा काम किया, प्रोडक्टिविटी उसकी बढ़ गई। तो इसमें एक और खुशी की बात यह है कि जो हमारा एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन था, इस साल एंडिंग दिसंबर 2017 वो प्रॉफिट में आ गया। 1 करोड़ 20 लाख रुपए का प्रॉफिट उसने कमाया। ये पहली बार है एग्रो की हिस्ट्री में। तो जो बजट इस साल पेश हो गया, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर हसीब द्राबू साहब ने जो बजट पेश किया, तो उसमें उन्होंने खास ख्याल रखा है एग्रीकल्चर का, जो पिछले सालों में नहीं होता था। इस साल बजट में बड़ा प्रोविजन है, तो उसके लिए भी हमने कुछ इनिशिएटिव्स लेने हैं जो आइंदा साल में हम ले रहे हैं। हमने इस साल मुश्क बुद्धी की प्रोक्योरमेंट की, तकरीबन 100 क्विंटल से ज़्यादा हमने प्रोक्योर किया एट द रेट ऑफ 8500 पर क्विंटल। उसकी मार्केटिंग की हमने थ्रू एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो उस में हमारी इस साल की जो प्रोडक्शन है मुश्क बुद्धी में ज़्यादा बढ़ गई, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ गई, और इस साल भी हम प्रोक्योरमेंट करने जा रहे हैं। इसी तरह बासमती का जो हमारी आरएसपुरा की बासमती है, सुचीतगढ़ की बासमती है, काफ़ी मशहूर है थ्रू आउट वर्ल्ड। तो उसमें भी हमने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, मार्केट सपोर्ट हमने उनको दिया है, और इस साल बेहतर उनकी मार्केटिंग बेहतर हो गई और रेट भी अच्छा आ गया। तो इसी तरह मशरूम का हमारा है, मशरूम के लिए हमने कंपोस्ट जो हमारा है वो खुद हम बना रहे हैं लाल मंडी में। हमने इनाग्रेट इस साल वो किया यूनिट, वहाँ पे कंपोस्ट भी बना रहे हैं और प्रोडक्शन भी हो रही है उसकी। इसी तरह हम जम्मू में भी करने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है थ्रू आउट स्टेट हम एक तरफ तो आपको पता है कि ये जो हमारे कन्वर्जन हो रहा है एग्रीकल्चर लैंड का, तो वो भी हमारे लिए बड़ा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कंसर्न है हमारा। एक तरफ उसको रोकने के किस हद तक हम कामयाब हो जाएंगे, लेकिन कोशिश हम करेंगे।
लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये खुशी की बात है कि जहाँ एक तरफ कन्वर्जन हो रहा है, वहाँ दूसरी तरफ प्रोडक्शन हमारी साल ब साल बढ़ रही है। उसके लिए जो हमारा डिपार्टमेंट है वो कोशिश कर रहा है। हम इनको फीड देते हैं, ये जो हमारा हाई डेंसिटी सीड होता है वो देते हैं फार्मर्स को। उसके अलावा फर्टिलाइज़र हम देते हैं। और हमारा जो थ्रस्ट इस साल का होगा, पिछले साल भी था लेकिन इस साल हम ज़्यादा उसमें काम करने जा रहे हैं, वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, अवेयरनेस कैंप्स कर रहे हैं। हमारा जो वेजिटेबल है, खासकर मैं आपको बताऊंगा कि लद्दाख में, लेह और करगिल में हमारा जो वेजिटेबल है वो टोटली हमने ऑर्गेनिक बनाया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस साल ज़्यादा बेहतरी आएगी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। बहुत बहुत शुक्रिया। गुलाम नबी लोन हाजुरा बता रहे हैं कि इस साल एग्रीकल्चर में यानी ज़राअत में बेहतरी आएगी, और साथ उन्होंने कहा कि जो लैंड तब्दील होती जा रही है तामीरात में, उसके मद्दे मुकाबले हमारा जो प्रोडक्शन है वो उससे ज़्यादा बढ़ता है। अब देखना यह होगा कि इस साल किसानों को, फार्मर्स को कितनी राहत मिल सकती है। अशरफानी के साथ सईद तजम्मुल, जी मीडिया, जम्मू। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। वादी के तमाम सीरियस मरीज शेर कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूट में ही दाखिल किए जाते हैं। सरतान यानी कैंसर के तकरीबन 3000 मरीज इस वक्त स्किम्स में जेर इलाज हैं। असेंबली में आज स्किम्स की मौजूदा सहूलियात को बढ़ाने का भी मुद्दा उठा। साबिक स्पीकर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मुबारक गुल ने जी सलाम से बात करते हुए कहा कि इस सिमत में फौरी कदम उठाए जाने की सख्त जरूरत है। वादी के मुख्तलिफ अस्पतालों में कितने कैंसर पेशेंट्स एडमिट हैं और रवा साल में इसमें इजाफा तो नहीं हो। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक रियासती असम्बली स्पीकर MLA ईदगाह मुबारक गुल साहब। गुल साहब, आपका कंसर्न जो था बहुत जेन्युइन था, अवामी था, क्या रिप्लाई? लेकिन इस बदकिस्मती की बात सबसे पहले ये है कि इस क्वेश्चन को लिस्ट किया गया बहुत पीछे। ये अगर इंसानी मसला था, इसमें कोई सियासत नहीं थी, न का पॉलिटिकल मसला था, ये कैंसर पेशेंटों का मसला था और इसको प्रायोरिटी पहले मिलनी चाहिए थी। और ताकि ये कॉन्स्टिट्यूंसी रिलेटेड नहीं था, ये लोगों के, जनरल लोगों के लिए ये था। लेकिन जो फिगर्स आए हैं वो बहुत परेशानी के फिगर्स आए हैं। 3,500 से ज़्यादा ही पेशेंट है इस साल डिटेक्ट किए गए सिक्किम में, ओनली इन सिक्किम। और हर साल 3,500 3,000 से ज़्यादा ये जो पेशेंट डिटेक्ट किए गए हैं। ये मेरा कहना था। मैं ये पूछना चाहता था गवर्नमेंट से कि ये आते हैं लेट स्टेज पे, इस इलाज करने के लिए लेट स्टेज पे आते हैं, क्योंकि अगर इनको इसमें अवेयरनेस हो जाए डिपार्टमेंट की तरफ से, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, डिस्ट्रिक्टों में जांच पड़ताल होगी और इनिशियल स्टेज में अगर कैंसर को कैच किया जाए तो ये क्योरेबल है। लेकिन ये ऐसे स्टेज पे आ जाता है सिक्किम में जब लास्ट स्टेज होता है ये पेशेंट्स का। और इसमें मैंने ये कहा था कि वहाँ SMH हॉस्पिटल जो हमारा है, जो सिटी के हार्ट में है, वहाँ भी एक ऑन्कोलॉजी का जो सेक्शन चालू होने वाला था, लेकिन वो नहीं हुआ, उसमें डिले हुआ। और ये अब इन्होंने मुझे डेडलाइन दी है अपने सवाल में, 6 महीने में 2018 को ये चालू करेंगे। लेकिन ये बदकिस्मती की बात है, इन चीज़ों को प्रायोरिटी होनी चाहिए, इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। और इनका जो मेडिसिन है उसमें सब्सिडी होनी चाहिए। और इसमें बहुत सारे जो मुश्किलात है जो कैंसर पेशेंट के, और फिर बाहर चले जाते हैं, इनको थेरेपी होती है, इनको इसमें सेंटर्स बनाने चाहिए डिस्ट्रिक्ट वाइज, जहाँ ये रेडियोथेरेपी लग सकती है। इनको कहाँ से आते हैं सिक्किम में, और ये दबाव भी वहाँ बढ़ रहा है। इसलिए ज़रूरी है, ये ज़रूरी सवाल था। और ये मैंने कोशिश की कि आया, लाइमलाइट में आया। और इसमें यही मेरी गुजारिश हुई गवर्नमेंट से कि एक तो इसके लिए फ़ंड जो है, कैंसर रिलेटेड फ़ंड है, इसमें कोई ऐसी स्कीम बनाए जो असुदा हाल लोग हैं वो इसमें डोनेट करें। और जो इनकम टैक्स में भी इसमें छूट है, अगर कोई इसमें डोनेट करना चाहता है कैंसर हॉस्पिटल सिक्किम के फंड में, तो उससे ये होगा कि उन लोगों को मदद मिल जाएगी जो कैंसर से पीड़ित हैं। और दूसरा जो डायलिसिस का भी इसमें है, वो भी पेशेंट परेशान है, उसके लिए डायलिसिस सेंटर बनाने की ज़रूरत है ताकि उन पेशेंटों को भी सहूलियत मुयस्सर हो सके। और रियासत में जल्द ही 3 कैंसर इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे। वजीर सेहत बाली भगत ने जी सलाम से बात करते हुए कहा कि कैंसर की जांच के लिए स्किम्स में मशीनें लग चुकी हैं और जल्द ही जम्मू मेडिकल कॉलेज में भी ये सहूलियात मौजूद होंगी।
कैंसर जैसी मोहलिक बीमारी से निपटने के लिए सरकारी इंतजाम क्या है, क्योंकि 3000 से ज़ायद पेशेंट्स वादी में इस वक्त नहीं 3000 से नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो जम्मू कश्मीर है लगभग हर साल कैंसर के ज़्यादा मरीज़ जो हैं वो बढ़ रहे हैं। यह वैसे वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़ी चैलेंज है और इंडिया में भी है। अभी हमारा जो 2017 का जो रजिस्टर्ड हुए हैं पेशेंट्स वो मोर देन 5000 है। अब इनकी जो है हमारे पास जो मेडिकल कॉलेज है, चाहे जम्मू है, श्रीनगर है, स्किम्स में एक तो जो भी पेशेंट्स आते हैं उनकी स्क्रीनिंग वगैरह होती है, लेकिन हम यहाँ पे कुछ कैंसर्स को डील करने के लिए कुछ बहुत सारी फैसिलिटीज़ थी जिसमें हम लेक कर रहे थे। इसको एडवांस स्टेज में अगर डिटेक्ट करना हो उसके लिए पेट मशीन बड़ी ज़रूरत होती है, वो जम्मू कश्मीर में थी नहीं। पूरे जम्मू कश्मीर के पेशेंट्स को यह परेशानी थी कि यहाँ से पंजाब जाना, दिल्ली जाना, चंडीगढ़ जाना, और कई बरसों से चल रहा था लेकिन इसमें कोई कोशिश नहीं की गई। मैंने लगातार 1 साल पहले ये हमने इनिशिएटिव लिया था और एक पेट स्कैन मशीन उसको इंपोर्ट भी करना पड़ता है और इंपोर्ट करने का भी इतना लेंथी प्रोसीजर है कि कम से कम उसमें तो 1 साल लग गया हमें। लेकिन सिक्किम दशहरा में हमने वो पेट स्कैन जो है 23 करोड़ उसकी कास्ट है, उसको वहाँ सेटअप किया है और 7 जनवरी से वो फंक्शनल भी है, काम करना भी शुरू किया है। ये एक जो इनिशिएटिव लिया है ये बहुत अच्छा है इसको कैंसर के साथ डील करने के लिए। और दूसरा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमने 2 जो हमारे कैंसर इंस्टीट्यूट्स हैं, एक सिक्किम्स के लिए और एक जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के लिए, दोनों के लिए सैंक्शन करवाया। वहाँ सिक्किम्स में उस पर काम भी हो रहा है और काफ़ी काम हो गया है। 120 करोड़ रुपीज़ उसके लिए सैंक्शन करवाया है, श्रीनगर के लिए भी और जम्मू के लिए भी। जम्मू के लिए भी जो फार्मेलिटीज़ वगैरह थी वो सारी पूरी हो गई है। कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह भी उसमें ज़रूरी होती हैं, वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा है। जो ही हमारा पैसा रिलीज़ हो जाएगा हमने यहाँ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो जम्मू है उसके साथ में हमारे पास लैंड अवेलेबल है, वहाँ पर उसकी कंस्ट्रक्शन का काम हम शुरू करेंगे। इन एडिशन टू दिस 3 और डिस्ट्रिक्ट लेवल के कैंसर इंस्टीट्यूट्स जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमने थ्रू करवाए, वो एक कपवाड़ा के लिए है, एक उधमपुर के लिए, किश्तवाड़ के लिए। यहाँ वक्त हो गया एक और मुख्तसर से वक्फे का, लेकिन वक्फे के बाद भी कश्मीर एक्सप्रेस जारी रहेगा। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। कश्मीर एक्सप्रेस में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जम्मू में 8 साल की नाबालिग मासूम के कत्ल का मामला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एहतजाज कर रहे लोगों पर लाठी चार्ज के बाद भी लोगों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मामला शांत होता है और मुद्दे छूट जाते हैं। कुछ नया अगर होता है तो वो है जराइम के वाकयात। दारुल हुकूमत दिल्ली के निर्भया केस के बाद पूरे देश में लोग सुलगने लगे थे, लेकिन 2012 दिसंबर में हुई इस वारदात के बाद इस जैसी न जाने कितनी ही बेटियों ने अपनी इज्जत और जान गंवाई है। ताज़ा मामला कठुआ के हीरानगर का है, जहां महज 8 साल की बच्ची की अस्मत दरी हुई। हालांकि पुलिस ने मामला सुलझा लेने का दावा किया है और मुलजिम को पकड़ लेने की बात की है। पुलिस के मुताबिक बच्ची का अगवा ज़िना के लिए किया गया था और कामयाब न होने की वजह से उसे कत्ल कर दिया गया। इसका इल्जाम एक 15 साल के लड़के पर है, लेकिन मकामी लोग और अहले खाना पुलिस की कार्रवाई से मुतमईन नहीं हैं। उनका कहना है कि वारदात के पीछे और भी लोगों का हाथ हो सकता है। लोग मामले की CBI जांच करवाना चाहते हैं। इससे पहले मुतासिरा को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर कसीर तादाद में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला था और जम्मू कठुआ हाईवे जाम कर दिया था। पुलिस ने जाम खुलवाने के लिए लाठीचार्ज किया। लोग इस कार्रवाई से भी खफा हैं और इसकी मुखालफत कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं जो कि बच्ची का जो कत्ल है, हमारे को जम्मू कश्मीर की पुलिस पर बिल्कुल यकीन नहीं है। CBI की इंक्वायरी होनी चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। उधर राजौरी में तलबा ने मासूम बच्ची के कातिलों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए एहतजाज किया। तलबा का ये भी मानना है कि पुलिस मामले को दबा रही है। मुजाहिरीन का कहना है कि अगर कातिल नहीं पकड़े गए तो एहतजाज और तेज हो सकता है। वो हमारी बहन थी, अगर वो
सिक्योर नहीं है तो हमारी ये बहनें भी सिक्योर नहीं है, और अगर हम सिक्योर नहीं है तो हम चुप बैठने वाले नहीं है। एक 7 साल की माइनर बच्ची अगर उसके साथ इतना बुरा सलूक किया तो महबूबा मुफ्ती भी कोई एक्शन नहीं ले रही है और पुलिस ने भी उससे मतलब कुछ इंसाफ नहीं दिला रही है। तो हमें इंसाफ चाहिए क्योंकि वो भी हमारी तरह ही थी। 10 जनवरी से लापता बच्ची 17 जनवरी को गांव के पास ही जंगल में मिली थी, लेकिन तब तक मासूम अपनी जान गंवा चुकी थी। इतना ही नहीं, उसकी शिनाख्त न हो सके इसके लिए कातिल ने पत्थरों से उसका चेहरा बिगाड़ दिया था। इस मामले में पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि मुजरिमों को बचाने के लिए पुलिस लीपापोती कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और वहीं जम्मू कश्मीर असेंबली में भी कठुआ में हुए नाबालिग मासूम के कत्ल का मामला गूंजा। एमएलए अल्ताफ कालू ने इंसाफ के लिए एहतजाज कर रहे लोगों पर पुलिस के लाठीचार्ज का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इंसाफ मांग रहे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। और यौम जमहूरिया के पेश नजर श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम के आसपास हिफाजती बंदोबस्त सख्त कर दिए गए हैं। वाजियों की पहली दफा यौम जमहूरिया की तकरीब शेर कश्मीर स्टेडियम में मुनक्किद की जा रही है। अभी तक 26 जनवरी के प्रोग्राम बख्शी स्टेडियम में हुआ करते थे, लेकिन इस साल इंतजामिया ने इसका वेन्यू चेंज कर सोनवार में कराने का फैसला किया। स्टेडियम के आसपास सिक्योरिटी दस्तों की नफरी बढ़ा दी गई है। रास्ते से गुजरने वालों पर कड़ी निगाह रखी जा रही है। बैरिकेडिंग भी की जाएगी इन रास्तों पर। और वहीं वादी के दूसरे अजला में भी जश्न यौम जमहूरिया की तैयारियां जोर और शोर से चल रही हैं। कुलगाम के नूराबाद में आज एसडीएम की सदारत में मीटिंग हुई, जिसमें 26 जनवरी को होने वाले प्रोग्राम की तैयारियों का जायजा लिया गया। मीटिंग में दमहाल, हांजीपुरा के तहसीलदार और दूसरे अहलकारों ने शिरकत की। एसडीएम ने नज्म और नस्क बनाए रखने के लिए सिक्योरिटी के खास इंतजामात करने की हिदायतें दी। पट्टन में आतिशजदगी के सबब एक घर जलकर खाक हो गया। घर के सभी लोग महफूज हैं, लेकिन घर के अंदर रखी तमाम चीज तबाह हो गई। घर के मकी निसार अहमद गनी के मुताबिक जिस वक्त आग लगी पूरा घर गहरी नींद में था। मकामी लोग और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजह से इल्म नहीं हो सका। मुतासिरा लोगों ने इंतजामिया से फौरी तौर पर इमदाद का मुतालबा किया है। जम्मू कश्मीर में रिंग रोड और सेमी रिंग रोड बनाए जाने को लेकर सरकार और किसानों में ठनी है। मसला हल होने के बाद उलझता जा रहा है। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर रिंग और सेमी रिंग रोड लैंड ओनर्स वेलफेयर कमेटी ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें जम्मू के साथ साथ कश्मीर से आए किसान भी शामिल थे। किसानों का कहना है कि रिंग रोड बनाने के लिए किसानों से जो जमीन ली जा रही है उसकी कीमत मार्केट वैल्यू से बेहद कम है, जो कि उन्हें मंजूर नहीं है। जो कीमत सरकार दे रही है वो नाकाफी है। वाज़ेह हो कि जम्मू में लगभग 58 किलोमीटर का रिंग रोड बनाया जा रहा है, लेकिन इस तनाज़े को लेकर काम रुका हुआ है। और आवाम की बेहतरी के लिए किए जाने वाले काम अगर मुनज़्ज़म तरीके से ना किए जाएं तो वो कभी कभी जहमत का भी बायस बन जाते हैं। रामबन बनिहाल में आजकल यही सूरत हाल है। दरअसल जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को 4 लेन करने का काम चल रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत मुख्तलिफ मकामात पर जोरों शोर से काम चल रहा है। इन्हीं में से एक रामबन बनिहाल रोड भी है, लेकिन इसके सबब लोगों को परेशानी भी हो रही है। दिन में काम चलने के सबब ट्रैफिक गुजरने में खासी दिक्कतें हो रही हैं। रास्ते में पत्थर पड़े होने से हादसों का भी खतरा बना रहता है। इसकी वजह से कई मकामात पर गाड़ियों को रोकना पड़ता है, जिससे घंटों ट्रैफिक जाम रहता है। मुसाफिरों का कहना है कि पीक आवर में काम न किया जाए। बारामूला में एटीएमए मंसूबे के तहत 42 किसानों की एक खास टीम को ट्रेनिंग देने के लिए इंटर स्टेट एक्सपोजर दौरे पर रवाना किया गया। बारामूला के डीसी ने हरी झंडी दिखाकर किसानों को महकमा ज़राअत की जानिब से दी जाने वाली ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए रवाना किया। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में वादी के सभी जिलों से किसानों ने हिस्सा लिया और खेती की मॉडर्न तकनीक से रूबरू हुए। पत्तन के पावर डिपार्टमेंट में दहाइयों से काम कर रहे कैजुअल लेबर्स ने महकमे के खिलाफ नाराजगी जताते हुए एहतजाज और नारेबाजी की। लेबर्स का कहना है कि नई फहरिस्त में उन्हें पार्ट टाइम लेबर करार दिया गया है, जबकि वो डिपार्टमेंट के लिए फुल टाइम काम कर रहे हैं। हमारे मांगे पूरी करो, हमारे मांगे पूरी करो।
और बंद के ऐलान के सबब लेह शहर में इतवार को मामूलात जिंदगी मुतासिर रही। बंद का ऐलान बौद्ध मजहब से वाबस्ता एक तंजीम ने किया। तंजीम का एहतजाज इस बात पर था कि उनके मजहबी मकामात पर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजामात नहीं किए जा रहे हैं। तिब्बत के रूहानी पेशवा दलाई लामा के मुजव्वजा दौरे से कबल बम का मिलना एक बड़ी चूक माना जा रहा है। आपको बता दें कि 2 रोज कबल बिहार के बोध गया में वाक़े महाबोधि मंदिर के बाहर 2 जिंदा बम मिलने से सनसनी फैल गई थी। वक्त पर इत्तला मिलने से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और बम को डिफ्यूज कर दिया गया था। लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन की जानिब से किए गए बंद के ऐलान के सबब पूरी मार्केट में सन्नाटा रहा। ज्यादातर लोग घरों में ही रहे। एसोसिएशन के नायब सदर ने मरकजी सरकार से मंदिर और आसपास के इलाकों में हिफाजती बंदोबस्त को पुख्ता करने का मुतालबा किया। और कश्मीर के बारामूला में मिलिटेंट्स ने एक पुलिस चौकी पर ग्रेनेड से हमला कर दिया। हमले में एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ। अभी तक किसी तरह के जानी और माली नुकसान की कोई खबर नहीं है। सिक्योरिटी अफवाज ने इलाके को घेर लिया है और मिलिटेंट्स की तलाश की जा रही है। और चलिए अब चलते चलते देखते हैं 5 मिनट में 25 अहम खबरें। 26 जनवरी से पहले दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। इंडियन मुजाहिदीन का दहशतगर्द अब्दुल सुभान कुरैशी गिरफ्तार। दहशतगर्द कुरैशी को 2 दिन पहले दिल्ली के गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस को 14 दिन की रिमांड मिली। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एनकाउंटर के बाद दहशतगर्द सुभान कुरैशी को गिरफ्तार किया। 2008 के गुजरात सीरियल ब्लास्ट का मास्टरमाइंड है कुरैशी। जुलाई 2006 में मुंबई में हुए सीरियल ट्रेन धमाकों में भी मुश्तबा है कुरैशी। कुरैशी बम बनाने में माहिर माना जाता है। फिल्म पद्मावत पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी। राजस्थान और एमपी सरकार ने अर्जी लगाई फिल्म पर रोक लगाने की मांग। पूरे मुल्क में करनी सेना की रास्ता रोको मुहिम। फिल्म पद्मावत के खिलाफ जगह जगह मुजाहरा किया। इंदौर में मुंबई आगरा हाईवे जाम किया। जयपुर में सिनेमा हॉल मालिकों को करनी सेना की धमकी। पद्मावत रिलीज न करने की तंबीह। जज लोया मौत मामले को सुप्रीम कोर्ट ने बताया संजीदा। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने गैर जानिबदाराना जांच की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन से सारे दस्तावेज सीलबंद लिफाफे में दाखिल करने की हिदायत दी। सभी केस सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर होंगे। जस्टिस लोया की मौत के मामले में 2 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। लोया की मौत पर जांच की मांग। पुलवामा के पंपोर में फौज की गाड़ी को निशाना बनाकर मुश्तबा मिलिटेंटों ने ग्रेनेड से किया हमला। हमले में एक शख्स के जख्मी होने की खबर है। कुपवाड़ा में डीडीसी कॉम्प्लेक्स में आंगनवाड़ी मुलाजमीन ने एहतजाज किया। तनख्वाह में इजाफे समेत पेंशन प्लान शुरू करवाने की मांग की गई। किश्तवाड़ में मकामी लोगों ने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के खिलाफ एहतजाज किया। कहा मकामी लोगों की इजाजत के बिना किसी भी प्रोजेक्ट पर काम नहीं होने दिया जाएगा। गांव वालों का कहना है कि प्रोजेक्ट की वजह से हो जाएंगे बेघर। पत्तन में महकमा सीएपीडी के राशन की दुकानों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। खरीदार के मुताबिक चीनी और राशन की कीमत ज्यादा वसूली जा रही है। तहसीलदार ने कहा कि जांच के बाद सख्त कार्रवाई होगी। पाकिस्तान के रावलपिंडी में एक खातून ने अपनी बहादुरी से पर्स स्नैचर्स को सिखाया सबक। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ वाकया। खातून ने पीछा करके लुटेरों की पिटाई की। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साबिक निसार बोले खातून के स्कर्ट जैसी तकरीर होनी चाहिए।
वर्ल्ड कप जीत से 3 कदम दूर भारतीय अंडर 19 टीम के कैप्टन पृथ्वी शॉ ने कहा कि उन्हें कप जीतने का ख्वाब पूरा करने के लिए सभी खिलाड़ियों का ताउन चाहिए। सीरीज में इंडिया के अलावा न्यूजीलैंड और इंग्लैंड भी टूर्नामेंट में अपने सारे मैच जीतकर सुपर लीग में पहुंची है। सुपर लीग क्वार्टर फाइनल में 26 जनवरी को इंडिया का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। एशेज टेस्ट सीरीज में हार के बाद इंग्लैंड ने लिया ऑस्ट्रेलिया से बदला। 5 मैचों की सीरीज में शुरुआती 3 मुकाबले जीतकर बनाई 3-0 की बढ़त। इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के सामने सिडनी वनडे में जीत के लिए रखा 303 रनों का हदफ। जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 50 ओवर में 286 रन ही बना सकी। जोश बटलर ने बनाई सेंचुरी। पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को पैडमैन पसंद है। फिल्म के प्रमोशन में शामिल हुई पाकिस्तान के लोग नाराज। प्रियंका चोपड़ा ऑस्कर नॉमिनेशन का ऐलान करती नजर आएंगी। 23 जनवरी को लिस्ट जारी होगी। चीन में आमिर की फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार ने 2 दिन में 100 करोड़ रुपए कमाए। दंगल का रिकॉर्ड तोड़ा। आमिर की कामयाबी को देखते हुए सलमान खान ने भी चीन का रुख किया। सलमान चाइनीज बॉक्स ऑफिस पर अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। बजरंगी भाईजान चीन में भी रिलीज करने की तैयारी। और विशाखापट्टनम में खातून ने फिल्म साज राम गोपाल वर्मा के खिलाफ शिकायत की बदसलूकी करने का इल्जाम लगाया।